आज हम लोग गुप्तकालीन कला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल का कला, कला और संस्कृति। किस काल का पढ़ेंगे? गुप्त काल का। गुप्त काल का कला और संस्कृति पढ़ेंगे हम लोग आज। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दर्शन पढ़ा था। कल हम लोगों ने दर्शन पढ़ा था। दर्शन में मैंने जब योग का चर्चा किया था तो उसमें अष्टांग योग की चर्चा किया था। ठीक, अष्टांग योग। अष्टांग योग में एक साथ मैंने बताया था, एक मिस हो रहा था, तो वो कोई था नहीं, समाधि था और छोटा सा, लेकिन फिर से मैं लिख देता हूं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि और प्रत्याहार, ये चार है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, ये अष्टांग योग के अंतर्गत ये 8 आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन को भौतिकवादी दर्शन भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि भौतिक तत्व पर ज्यादा बल देता है। इसको जड़वादी दर्शन भी कहा जाता है। ठीक, इसको जड़वादी दर्शन भी कहा जाता है, चार्वाक दर्शन को। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, मैं ये कहना चाह रहा था कि चीनी लेखक जो भारत में आए, चीनी लेखक जो भारत में आए, उन्होंने भारत को कहा इंतु। भारत को क्या कहा? इंतु या थियांतु। इसको याद रखिएगा। भारत, चीनी लेखकों ने भारत को इंतु कहा या थियांतु कहा। ठीक, एक थे अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ये अलंकार तंत्र के ज्ञाता थे। नाम दे दिया हूं, उत्तर प्रदेश में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभिनव गुप्त कौन थे, तो अलंकार और तर्कशास्त्र के ये ज्ञाता थे। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत में सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो है वीणा। सबसे प्राचीन कौन है? वीणा। वीणा कंप्लीट जो है भारतीय संगीत का यंत्र है, जो समुद्रगुप्त, चाहे सरस्वती माँ सरस्वती से इसको जोड़ा गया, समुद्रगुप्त भी बाद में इस पर चित्रित हुए हैं। तो एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था कि वीणा जो है सबसे भारत का प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसको याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, तो वीणा ही है। तबला हुआ, सितार हुआ, सरोद हुआ, ये सभी जो है मध्यकालीन भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है। सबसे प्राचीन वीणा ही है। ये थोड़ा सा छोटा छोटा पॉइंट था। आज हम कला और संस्कृति अब पढ़ेंगे। अब हम लोग कला और संस्कृति पढ़ेंगे। कला और संस्कृति। देखिए, गुप्त काल कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल था। गुप्त काल कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल था। ठीक, लेकिन अगर आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर भारत में शहर का तेजी से पतन हुआ। शहर या नगरीकरण का तेजी से पतन हुआ या नगरीकरण का पतन का अर्थ हुआ कि व्यापार वाणिज्य में गिरावट आ गया, ये सब इससे जुड़ा हुआ चीज है। लेकिन कला और संस्कृति की दृष्टि से गुप्त काल स्वर्ण काल था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि गुप्त काल में अगर देखा जाए कि सोना प्रचुर मात्रा में था। गुप्तों के पास सोना जो था, गोल्ड जो था, वो प्रचुर मात्रा में था।
गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी किया। ये भी सच्चाई है। अगर नगर का पतन हुआ तो सही है, लेकिन सोना सबसे ज्यादा अगर किसी शासक के पास था तो वो गुप्तों के पास ही था, और सबसे प्रचुर मात्रा में सोना का सिक्का जारी करने वाला भी शासक गुप्त शासक ही थे। ये अलग बात है कि सोना में शुद्धता की मात्रा कितनी थी। कुषाण शासक की तरह शुद्धता की मात्रा गुप्त शासकों के सिक्कों में नहीं थी, यह सही बात है, लेकिन फिर भी सोना जो है प्रचुर मात्रा में गुप्त शासकों ने जारी किया। सोना का सिक्का गुप्त शासकों ने प्रचुर मात्रा में जारी किया। कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से देखें तो इसके जो दो शासक थे, समुद्रगुप्त, ये खुद भी वीणा बजाता था। ये खुद भी जो है वीणा बजाता था। वीणा का साफ अर्थ है कि वह सुसाहित्य संपन्न व्यक्ति होगा। और दूसरा जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये जो है इसके दरबार में नवरत्न रहता था। इसके दरबार में कौन रहता था? नवरत्न रहता था। ये सभी सारे पढ़े लिखे एक से एक बढ़कर थे। तो कहने का अर्थ है कि गुप्त काल में एक कला और संस्कृति को राजकीय प्रश्रय मिला। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ है। गुप्त काल में कला के जो विविध क्षेत्र थे उसमें बहुत तेजी से विकास हुआ। गुप्त काल में कला के जो तेजी से विविध क्षेत्र जो थे वो काफी तेजी से विकास हुआ। जैसे कि हम चित्रकला को ही देखें, सबसे पहले हम चित्रकला को ही देख लेते हैं। तो अजंता का चित्र, बाघ की गुफाएं, वहां पर जो चित्र मिला है, बादामी का चित्र, ये सभी चित्र जो है एक से एक बढ़कर है। तो चित्रकला के क्षेत्र में इस काल में काफी उन्नति हुआ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा चित्र, तो इसका अर्थ है कि चित्रकला के क्षेत्र में काफी तरक्की हुआ। एक थे वात्स्यायन, आपको मैंने बताया था वात्स्यायन के बारे में, कामसूत्र जिन्होंने लिखा था। उन्होंने चित्रकला को 64 कलाओं में एक माना है। 64 कला में एक कला चित्रकला भी है। ठीक, तो चित्रकला के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति हुआ इस काल में। हम अजंता का और बाघ का गुफा का, बादामी सब का चर्चा करेंगे, लेकिन अभी उसको इतना ही रहने दीजिए, फिर हम आगे बताएंगे इसके बारे में। इस काल में मूर्ति कला को हम देखा जाए, मूर्ति कला, तो चूंकि भगवान का मंदिर पहली बार इसी काल में बना तो बहुत सारे मूर्ति का निर्माण किया गया। बहुत सारे मूर्ति का निर्माण किया गया, जैसे शिव की मूर्ति, सूर्य की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति, पार्वती की मूर्ति, ये सारा मूर्ति, भगवान का विष्णु का मूर्ति, ये सारा मूर्ति इस काल में स्थापित हुआ। जैन तीर्थंकर की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, ये सारा मूर्ति जो है इस काल में स्थापित हुआ। इसमें आप कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ मूर्ति, शैव धर्म से जुड़ा हुआ मूर्ति जो है काफी महत्वपूर्ण है। इस समय मूर्ति कला के क्षेत्र में 3 स्कूल था। मथुरा मूर्ति कला, पाटलिपुत्र मूर्ति कला और सारनाथ मूर्ति कला। 3 मूर्ति कला काफी इंपॉर्टेंट था। और तीनों जो स्कूल था, जैसे सारनाथ में जो मूर्ति है महात्मा बुद्ध की मूर्ति, सबसे अच्छी मूर्ति अगर देखा जाए तो सारनाथ का महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। और मथुरा की भी बुद्ध की मूर्ति काफी नामी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सारनाथ का बुद्ध का मूर्ति, महात्मा बुद्ध का मूर्ति। इसमें महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है वो बोधिसत्व के रूप में भी है, ये सब के रूप में भी है। तो ये जो है महात्मा बुद्ध का जो सारनाथ का मूर्ति है वह धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सारनाथ की जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है वह महात्मा बुद्ध की किस मुद्रा, किस मतलब चीज से संबंधित है? तो धम्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। धम्मचक्र प्रवर्तन आप समझते ही होंगे क्या कहा जाता है। पहली बार महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही मृगदाव या ऋषि पत्तन में अपना पहला उपदेश दिया था, तो उसी को कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन, पहले उपदेश को। तो ये मूर्ति कला वहीं से जुड़ा हुआ है। इस काल में अगर हम देखें तो विष्णु मूर्ति का भी काफी निर्माण हुआ। जैसे कि भीतरी स्तंभ लेख में अगर देखा जाए तो उस लेख में विष्णु का चतुर्भुजी मूर्ति का निर्माण किया गया। विष्णु का
चतुर्भुजी मूर्ति का निर्माण किया गया है। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है वैष्णव धर्म से। अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है गया में विष्णुपद पर्वत है, उस पर्वत पर विष्णु स्तंभ स्थापित किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं। उसके बाद वराह की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है वराह की मूर्ति? तो उदयगिरी की पहाड़ी से मिली है। उदयगिरी की पहाड़ी से आपको मिला है। उदयगिरी की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश के विदिशा के पास है। उदयगिरी की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश के विदिशा के पास है। तो वैष्णव धर्म के क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमें इस सब टाइप का मूर्ति मिला है जो विष्णु धर्म से संबंधित है। अगर वैष्णव धर्म के बाद हम देखते हैं शैव धर्म की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो थोड़ा सा देख लें हम लोग। शैव धर्म की मूर्तियां, तो शैव का जो मूर्ति मिला है लिंग रूप में भी मिला है और मानव रूप में भी मिला है। इसको याद रखना होगा। एक मुखी लिंग का जो मंदिर मिला है शिव जी का, वो हमें मिला है खो मंदिर। ठीक, भुमरा का खो मंदिर एमपी में है। ये मंदिर कहाँ है? भुमरा के खो मंदिर के गर्भगृह में अगर हम जाएंगे देखने के लिए एक मुखी लिंग का हमको एक मूर्ति मिला है। हमें इस समय अर्धनारीश्वर की भी मूर्ति देखने को मिलती है। और दूसरा चीज ये है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक मंत्री था वीरसेन। मैंने बताया था कि ये शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। तो शैव धर्म को जब ये मानता था तो इसने जो है उदयगिरी की पहाड़ी में एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था जो शिव धर्म से संबंधित है। अगर विदिशा से में जाइएगा तो आपको हरिहर की मूर्ति मिली है। हरिहर की मूर्ति कहाँ से मिली है? विदिशा से मिली है। शिव का ही रूप है हरिहर, वो जो है विदिशा जो है हरिहर की मूर्ति मिली है। शैव धर्म से यह संबंधित है। इस प्रकार मूर्ति कला आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा गुफा चित्रकला देखें। सबसे इंपॉर्टेंट है जो है गुफा चित्रकला। अच्छा, मूर्ति कला में थोड़ा सा एक दो पॉइंट और ध्यान देना है। मूर्ति कला में इसके पहले जो मूर्ति बनता था उसमें दैहिक प्रदर्शन काफी होता था और वो नगनता की तरफ था। आपको याद होगा मौर्योत्तर काल पढ़ाते समय मैंने पढ़ाया था मौर्योत्तर काल की बुद्ध की मूर्ति। तो मैंने क्या किया था, काफी शारीरिक रूप से महात्मा बुद्ध सष्टम दिखाए गए हैं, मतलब काफी बलिष्ठ दिखाए गए हैं और बस शरीर पर जो है झीना वस्त्र, मतलब बहुत पतला वस्त्र पहने हुए हैं। तो शारीरिक प्रदर्शन करना है, दैहिक प्रदर्शन था और थोड़ा सा नगनता भी था। लेकिन गुप्त काल की मूर्ति में ये सब बात नहीं है। शालीनता है, भद्रता है और आध्यात्मिकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुप्त काल की मूर्ति में इसके पहले जो मूर्तियां बनती थी उसमें दैहिक प्रदर्शन ज्यादा होता था, नगनता ज्यादा होती थी। लेकिन अब जो गुप्त काल की मूर्तियां बनने लगी उसमें शालीनता थी, भद्रता थी, आध्यात्मिकता थी। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग गुफा चित्रकला देखें। अब हम लोग इस काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गुफा चित्रकला। इस गुप्त काल का 3 चित्रकला है। गुफा बादामी, ये भी गुप्त काल का ही है। ठीक, नेक्स्ट है बाघ जो गुफा है ये आपको है मध्य प्रदेश में धार जिला में। किस जिला में है? धार जिला में। ठीक,
और इसमें कुल मिला के 9 गुफा है। इसमें कुल मिला के 9 गुफा है। और ये जो है विहार के रूप में, ये जो गुफा यहाँ पर जो मिला है गुफा, वो विहार के रूप में है। वो जो है विहार के रूप में, मतलब बौद्ध जो अनुयायी होते थे वह वहां ठहरते थे। ये जो गुफा चित्रकला है इस काल का, गुप्त काल का, वो बौद्ध से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक। चौथा और पांचवा को जो गुफा है वो संयुक्त रूप से रंग महल कहलाता है, रंग महल कहलाता था। ठीक। इसमें जो चित्र बनाया जाता था वो चिकना दीवार होता था और उस पर चूने की सफेदी की जाती थी, चूने की सफेदी की जाती थी, उसे पोता जाता था और जब ये सूख जाता था तो उस पर एक चित्र बनाया जाता था। उस पर क्या किया जाता था? चित्र बनाया जाता था और विभिन्न प्रकार के चित्र बनते थे, काला, लाल, हरा, ये सब जो है रंग का प्रयोग होता था। अगर यहाँ पर देखा जाए बाघ की जो गुफा है वह सामान्य जो चित्रकला जो बनाया गया, चित्र जो बनाया गया है उससे हमें सामान्य जीवन की झांकी मिलती है। क्या मिलता है? सामान्य जीवन की झांकी मिलती है। मतलब यहाँ पर आध्यात्मिकता वैसी नहीं देखने को मिलती है, सामान्य जीवन की झांकी है। ये जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार के रूप में बनाया गया था। लेकिन और यहाँ पर चित्र मिले हैं वो सामान्य जीवन की झांकी है। इस थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को आप लोग समझिएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बाघ की गुफा है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है क्योंकि जो गुफा है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं विहार है जहाँ बौद्ध भिक्षु ठहरते थे, लेकिन जो चित्र बने हैं वो सामान्य जीवन का झांकी देता है। इसको 1818 में बाघ की गुफा को खोजने वाले हैं डेंजरफील्ड। कौन खोजे थे? डेंजरफील्ड। बाघ की गुफा को खोजने वाले कौन हैं? डेंजरफील्ड। उसके बाद है अजंता की गुफा। इसके बाद क्या है? अजंता की गुफा। देखिए 1819 में अजंता की गुफा की खोज किया था मद्रास के अंग्रेज यूरोपीय सैनिकों ने। मद्रास के यूरोपीय सैनिक ने अजंता गुफा का खोज किया जाता। अजंता जो है एक गांव है। अजंता क्या है? एक गांव है और उसी नाम गांव के नाम पर अजंता गुफा है और ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है और जलगांव रेलवे स्टेशन से काफी नजदीक है। ये जलगांव महाराष्ट्र में एक स्टेशन है, जलगांव रेलवे स्टेशन, उससे ये काफी नजदीक है। और आप कह सकते हैं कि लेकिन जो जिला है वो औरंगाबाद है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला में है। इसमें कुल मिला के 29 गुफा है। इसमें कुल मिला के 29 गुफा है, लेकिन अभी जो है 6 ही गुफा अभी है, मतलब बाकी गुफा नष्ट हो गया है और 6 ही गुफा देखने को मिलता है। उसमें जो है 1 है, 2 है, 8 है, 9 है, 10 है, 16 है, 17 है, 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 8 9 10 16 17 जो गुफा है वही गुफा अभी मतलब एलाइव है, बाकी गुफा नष्ट हो गया है। ठीक। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 जो है ये गुफा जो है अभी आप जाइएगा तो आपको ओपन मिलेगा, बाकी गुफा नष्ट हो गया है। इसलिए वहां पर इस 29 गुफा में आप देखिएगा 4 जो गुफा है वो चैत्य है। ठीक। और 25 जो गुफा जो है वो विहार है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4 गुफा क्या है? चैत्य है। चैत्य क्या होता है? जहां मतलब बौद्ध मंदिर को कहते हैं और गुफा विहार समझते ही हैं। तो 4 जो है इसमें गुफा है और 25 जो है विहार है। अगर गुप्त काल का देखें कौन कौन है तो 16, 17 और 19 है। 16 और 17, 19 जो है वह गुप्त काल का है। इसमें 16 और 17 जो है वो विहार है और 19 क्या है? चैत्य है। ठीक। 16 जो गुफा संख्या है
उसमें जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र है, इसको याद रखिएगा, मरणासन राजकुमारी का चित्र है, ठीक। और गुफा संख्या 17 जो है इसको चित्रशाला भी कहा जाता है, मतलब बहुत सारे चित्र यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है, इसलिए इसको चित्रशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी का चित्र है और गुफा संख्या 17 चित्रशाला भी कहा जाता है। इसमें अजंता की गुफा कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक है और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सारा जो अंकन है वो बौद्ध धर्म से ही मिला हुआ है। अगर हम देखें तो इसमें किस प्रकार का चित्र है, तो जातक कथा, जातक समझते ही ना, महात्मा बुद्ध की जन्म की कथा कहानी जातक कथा उसी को कहते हैं। 550 महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था कुल मिला के, उस सारी कथा वहां पर अंकन किया गया है। महाविनिष्क्रमण, घर से निकलने की घटना, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, ये सारा घटना जो है आपको इस गुफा में देखने को मिल जाएगा। यही आपका अजंता की गुफा। आज अगर बहुत ज्यादा इसको देखिएगा तो इस काल में शैव गुफा भी बना, और फिर वही उदाहरण उदयगुरी का जो गुफा है, जो वीरसेन जो शैव चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मंत्री था, उसने जो गुफा बनवाया था वो भी तो एक तरह से शैव गुफा ही था, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि बौद्ध धर्म के ही गुफा बने थे, शैव गुफा भी इस काल में हमें देखने को मिलता है। आज इतना ही, ध्यान दीजिए। गुप्त काल का जो कला और संस्कृति का जो अन्यत्र पाठ है, जो बाकी पाठ है, जैसे स्थापत्य कला हुआ, ये सब जो है आपको मैं कल जो है नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में समझ बता दूंगा। धन्यवाद।